सुप्रभात। आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए आईसी इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी, जेई के लिए, आरआरबी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, प्राइवेट और नॉन प्राइवेट सेक्टर में जितने भी एग्जाम में फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो सबसे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जेई के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन मेनली आपको सारा कवर हो जा रहा है। ठीक है, और भी जैसे जैसे हमको क्वेश्चन मिलते जाएगा अलग अलग टॉपिक से प्रीवियस करके हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। फ्यूल फ्यूल का क्वेश्चन नंबर 57 है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट। तो आपसे पूछता है कि 1 kg कार्बन को जलाने में एयर का मात्रा कितना रिक्वायर्ड होता है। तो पहला ऑप्शन है 2.67 kg, दूसरा ऑप्शन है 12.7 kg, तीसरा ऑप्शन है 11.6 kg, चौथा ऑप्शन है 14.5 kg। तो बताइए 1 kg अगर कार्बन है तो एयर कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg कार्बन एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट। चलिए आपको इसका हम सोल्यूशन बताते हैं। कुछ कुछ बात को हम रिपीट करते रहेंगे जो अदर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। मेरे बातों को भी ध्यान रखिएगा। जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो क्या होता है, याद होगा आपको। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर रेशियो होता है। किसका? एयर और फ्यूल का रेशियो होता है जो 14.8 रेशियो 1 होता है। इसका क्या मतलब है कि 14.8 kg। ठीक है, और 1 kg फ्यूल को जलाने में, सिंपल इसका मतलब है कि 1 kg फ्यूल को जलाने में 14.8 kg हवा ऑक्सीजन की जरूरत होता है। ये हो गया स्टोइकोमेट्री। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप बताइए कि कार्बन प्लस O2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो कार्बन का बताइए एटॉमिक वेट कितना होता है। इसका मानते हैं 6 होता है। इसका कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक वेट इसका 12 होता है। इसका कितना हो गया? 8 का 16, तो 16 दूना 32। ये टोटल कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 16 32, 32 प्लस 12 44, टोटल 44। तो इसका मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि 12 ग्राम, या देखिए सब मान लीजिए ग्राम में। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन को जलाने में, ठीक है, कंप्लीट बर्न होने में तो 12 ग्राम कार्बन चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 12 ग्राम कार्बन को जलाने में 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा? तब जाके आपका कंप्लीट बर्निंग होगा, इसका ये मतलब है। तो चलिए, तो आप बताइए, तो 1 ग्राम कार्बन को जलाने में कितना लगेगा? 44/12, मतलब लगभग 2 ग्राम। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है कि फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट। तो एयर रिक्वायर्ड आपको कितना होगा वो बताना है। ठीक है, चलिए बताइए कितना होगा। इतना क्वेश्चन तो आपको बता दिए हैं कि 1 ग्राम में 44 क्या था? CO2 था, CO2 था, और 12 क्या था? कार्बन का। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन को जलाने में कितना लगा? 44/12 इक्वल टू 2 ग्राम। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि 1 kg कार्बन को जलाने में कितना एयर का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसको और भी सॉल्व करने में तो ठीक है, इसमें एक और बात आपको बता देते हैं, आपको आसानी होगा करने में। हमको यहाँ लिखने में उतना नहीं बन रहा है मोबाइल में। ठीक है, तो आपको हम आप एक और बता देते हैं। देखिए एयर में कितना? 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम। याद रखिए 21% ऑक्सीजन होता है बाय वॉल्यूम, और
23% होता है बाय वेट। याद रखिए दोनों अलग अलग होता है। तो इतना हिंट आपको हम दे दिए, तो इससे आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो हमको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार याद रखिए कि एयर में 21% होता है बाय वॉल्यूम और 23% होता है बाय वेट। तो आपको 23% से लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, 23% बाय वेट से लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या बोलता है? certain नंबर ऑफ ए फ्यूल इज अ मेजर ऑफ इट। तो certain नंबर जो फ्यूल होता है वो क्या मेजर करता है? तो पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, दूसरा ऑप्शन है वोलेटिलिटी, तीसरा ऑप्शन है इग्निशन क्वालिटी, चौथा ऑप्शन है एपीआई स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बताइए जो certain नंबर है फ्यूल का, कोई फ्यूल का certain नंबर होता है वो क्या मेजर करता है? बताइए। पहला ऑप्शन आपको बता चुके हैं, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है? चलिए कुछ सेकंड का टाइम देते हैं आपको करने के लिए। चलिए एक बात आपको और बता देते हैं, जो मेरा पेट्रोल होता है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल क्या मेजर करता है और डीजल क्या? तो याद रखिएगा डीजल को हम बोलते हैं क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन आएगा आपका, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। और पेट्रोल में क्या होता है? क्वांटिटी कंट्रोल। याद रखिएगा, ये बात को आप याद रखिएगा, तब हम जाके 58 को क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 58 में तो फिर क्या पूछा है? तो certain नंबर ऑफ फ्यूल इज मेजर ऑफ, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इग्निशन क्वालिटी। ठीक है, तो क्या क्या चीज डिपेंड करता है? इग्निशन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के नंबर पे। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है, जो आपसे पूछता है ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। जो ऑक्टेन नंबर होता है आइसो ऑक्टेन का वो कितना होता है? उसका वैल्यू पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 100। तो बताइए ऑक्टेन नंबर जो आइसो ऑक्टेन लिखते हैं, तो आइसो ऑक्टेन का क्या मतलब है? आपको हम बताए होंगे लेक्चर में कि आइसो ऑक्टेन का मतलब होता है कि वो 100% प्योर है। ठीक है, आइसो ऑक्टेन का मतलब 100% प्योर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, जो एसएससी जी 2014 में पूछा जा चुका है। विच पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन वुड नीड मॉडिफिकेशन इफ द इंजन टू बी मेड टू रन ऑन एलपीजी। तो क्या बोलता है कि विच पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन वुड नीड टू मॉडिफिकेशन, मतलब पेट्रोल इंजन का कौन सा पार्ट को हमको मॉडिफाई करना होगा अगर इंजन टू मेड टू रन ऑन एलपीजी, जो इंजन है पेट्रोल की जगह एलपीजी यूज करेंगे, तो कौन सा पार्ट को मॉडिफाई करना होगा? तो पहला बोलता है पिस्टन का पार्ट को कीजिए, दूसरा बोलता है क्रैंक शाफ्ट को, तीसरा है वल्व को, चौथा है कार्बोरेटर को। तो बताइए अगर हम पेट्रोल इंजन में अगर एलपीजी यूज कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट को हम चेंज करेंगे? तो कार्बोरेटर का चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोरेटर का ही फंक्शन ही अलग होता है। कार्बोरेटर का फंक्शन क्या बताए थे? पेट्रोल इंजन में जैसे मान लीजिए जब भी आप एसिलेटर लेते हैं, तो एसिलेटर आपका डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ एयर एंट्री लिया, उसी के अनुसार, ठीक है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो भी आपको बताए थे, वो कांस्टेंट होता है। तो वो कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए ये कार्बोरेटर होता है, वो रेशियो के अनुसार ही फ्यूल, ठीक है, वो रेशियो के अनुसार ही फ्यूल को भेजता है। ठीक है, तो कार्बोरेटर हेल्प्स करता है टू ट्रांसपोर्ट करने के एयर और फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, तो अगर एलपीजी यूज कीजिएगा तो कार्बोरेटर को तब चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में क्या बोलता है? द कॉमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ। तो क्या बोलता है? जो कॉमर्शियल पेट्रोल है जो भारत में आता है उसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 85 से 90 होता है, 20 से 30 होता है, 40 से 50 होता है, या 60 से 75 होता है। तो जो आपको हम लेक्चर बताए थे उसमें आपको हम बताए थे कि जो इंडिया में, भारत में जो क्या है, जो ऑक्टेन नंबर, ठीक, जो पेट्रोल आता है वो कितना ऑक्टेन का आता है? तो वो आता है 85 से 90 के रेंज में आता है। ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा प्योरिटी होता है। ठीक है, याद रखिए डीजल का कम प्योरिटी होता है, पेट्रोल का ज़्यादा प्योरिटी आता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 62। 62 में क्या बोलता है
कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डोनेशन। क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डेटोनेशन। तो कौन सा ऐसा फ्यूल है जो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कराता है डेटोनेशन से। तो चलिए, पहला ऑप्शन है एन हेप्टेन, दूसरा ऑप्शन है बेंजेन, तीसरा ऑप्शन है टोलवीन, चौथा ऑप्शन है आइसो ऑक्टेन। तो डेटोनेशन अगर आपको याद होगा तो हम आपको लेक्चर में बताए थे कि डेटोनेशन क्या होता है। एक बार हल्का सा बेसिक बताया था, जैसे मान लीजिए ये पिस्टन हो गया, ठीक है। पिस्टन में, अब पिस्टन में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एयर फ्यूल का मिक्सर आया, ठीक है, मिक्सर आया उसको गर्म किए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका बर्निंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। बर्निंग स्टार्ट हुआ तो जानते हैं हवा में, हर हवा में मतलब जो एयर होता है उसमें लेयर होता है, उसी के अनुसार फॉलो करता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे, मान लीजिए ये तो होता है बहुत फास्ट होता है 0.02 सेकेंड, लेकिन हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए पहला ये लेयर बर्न हुआ होगा, देन ये लेयर बर्न हुआ होगा। तो क्या कर रहा है कि हर लेयर जो बर्न हो रहा है अपने आगे वाला लेयर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ का जो लेयर है वो इतना हीट प्रोवाइड हो गया कि ये अपना इग्निशन टेम्परेचर को भी पार कर गया और सेल्फ इग्निशिएट हो गया। अगर सेल्फ इग्निशिएट हो गया तो इधर से भी जल बर्न होने लगेगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये दोनों टकराएगा, ठीक है, ये दोनों का वेव जिस पॉइंट पर टकराएगा तो क्या होता है, एक किसी एंगल से पिस्टन पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेटोनेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको प्योरिटी मेंटेन करना होगा। तो आप अगर आइसो ऑक्टेन अगर रखते हैं तो आइसो ऑक्टेन का क्या मतलब है, आइसो ऑक्टेन का मतलब है कि 100 मतलब लगभग 85 से 90% आप प्योर है, लगभग 100% जो इंडिया में आता है, ठीक है। तो अगर आइसो ऑक्टेन रखते हैं तो आपको डेटोनेशन का प्रॉब्लम कम आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोलता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल सीजेस द फ्लो व्हेन कूल इज नोन एज। तो क्या बोलता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच जो ऑयल है सीज हो जाता है टू फ्लो व्हेन कूल इज नोन एज, ठीक है। मतलब जो ऑयल है सीज होता है, मतलब फ्लो नहीं होता है, जम जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए, ये बहुत अच्छा लेक्चर है, इसका हम एक लेक्चर आपको बना के हम देंगे, जिसमें आपको बताएंगे फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, क्लाउडी पॉइंट क्या होता है और पावर पॉइंट क्या होता है। एक लेक्चर बना के बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको काम आएगा, केमिकल इंडस्ट्री में जरूर काम आता है। तो इसका पहला आंसर जो है बस उसी को हम डिफाइन करते हैं, क्या है, इसका आंसर हो गया क्लाउडी पॉइंट। क्लाउडी पॉइंट, क्लाउडी पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है। क्लाउडी पॉइंट का मतलब हो गया, पहला आपसे, ठीक है, देखिए सब बात है, क्लाउडी पॉइंट का मतलब हो गया इट एक ऐसा टेम्परेचर बिलो विच वेक्स इन ए डीजल फॉर्म से क्लाउडी अपियरेंस। तो कैसा फॉर्म होता है, एक क्लाउडी अपियरेंस, मतलब बादल जैसा अपियरेंस फॉर्म होता है, ठीक है, क्लाउड पॉइंट का। तो इसका हम फुल डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है, अच्छा से, फ्लैश पॉइंट का, फायर पॉइंट का भी, क्लाउडी पॉइंट का भी और पोर पॉइंट का भी, कि ज़्यादा भी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप रखिए, ठीक है, वो हम सब आपको लेक्चर में बताएंगे आगे। चलिए, नाउ अब मेरा क्वेश्चन आता है इग्निशन, इंजन फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन और कूलिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आप आएगा, चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 64 में कि फॉर ए डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉय एज। तो अभी आपको बताए थे दो चीज़, पेट्रोल के केस ही बताए थे और डीजल के केस ही बताए थे। पेट्रोल क्या होता है, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, याद रखिएगा, ये मैंने डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, ठीक है। पेट्रोल डिपेंड करता है क्वांटिटी पे और डीजल किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे। डीजल आपका डिपेंड करता है क्वालिटी पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप फॉर डीजल इंजन करते हैं, ठीक है, फॉर डीजल इंजन के लिए द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड कौन होता है, तो क्वालिटी। तो आंसर आप चेक कर लीजिए, डीजल में क्या क्वालिटी चाहिए हमें, डीजल में देखिए तो ये ऑप्शन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय, तो आपसे पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय। तो आप सेम कभी देखिए, सेम देखिए, जो क्वालिटी ऑफ इग्निशन होता है पेट्रोल का वो किससे मेजर होता है, ये बताइए आप।
पहला ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर, दूसरा ऑप्शन है कैलोरीफिक वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, चौथा है सीटेन नंबर। तो बताइए जो क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल होता है वो किससे मेजर करते हैं? बताइए। ऑक्टेन नंबर, इतना क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो ऑक्टेन नंबर 65 का ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए डीजल इंजन द इग्निशन टेक्स प्लेस। तो जो डीजल इंजन होता है इग्निशन टेक प्लेस कब टेक प्लेस करता है? पहला है ऑटोमेटिकली, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल, या कार्बोरेटर ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर, या बाय स्पार्किंग स्पार्क प्लग। तो बताइए डीजल इंजन में जो इग्निशन होता है वो कैसे होता है? तो आपको याद होगा अगर हम डीजल इंजन जब पढ़े थे, ठीक है, तो डीजल इंजन में आपका पहले क्या, इसमें पहले आपका क्या आता है? एयर आता है, ठीक है, एयर आया, उस एयर को हम क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एयर आया, ये पिस्टन है, तो एयर को क्या करेंगे? पहले हम कंप्रेस्ड करते हैं। तो कंप्रेस करने से क्या होता है? एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे एयर का प्रेशर बढ़ता है तो इधर यहाँ से क्या होता है? एक स्पार्क प्लग होता है। तो स्पार्क प्लग मतलब फ्यूल प्लग होता है जिससे आपको फ्यूल मिलेगा। ठीक है, तो अगर जिस एयर का इतना हाई प्रेशर है उसमें अगर हम हाई प्रेशर से डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है बर्न तो होगा ही। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल। देखिए पहले हम क्या किए थे? सॉरी, कंप्रेस्ड एयर। देखिए इसी में गड़बड़ी होता है। ठीक है, इसी में गड़बड़ी होता है। देखिए हम कंप्रेस्ड किसको करते हैं? एयर को करते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कंप्रेस्ड फ्यूल, ठीक है, लेकिन हम कंप्रेस्ड फ्यूल नहीं, फ्यूल को कंप्रेस नहीं करते हैं। डीजल में हम एयर को कंप्रेस करते हैं और फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देकर देखिए गलती हो गया हमसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्या बोलता है कि व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ ए स्पार्क प्लग। तो बोलता है कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं स्पार्क प्लग का बॉडी को हम बनाने में। ठीक, पहला होता है अल्मुना, दूसरा होता है डोलोमाइट, तीसरा होता है ग्लास, चौथा होता है सिलिका। तो आप बताइए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं स्पार्क प्लग को बनाने में? तो इसका आंसर हो गया अल्मुना। अल्मुना का होता है स्पार्क प्लग होता है, वो हम बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में क्या बोलता है कि विच एलिमेंट रेगुलेट द प्रेशर स्ट्रोक। तो कौन सा एलिमेंट है जो है प्रेशर स्ट्रोक को रेगुलेट करता है इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन। किसमें? फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन। पहला है कंट्रोल रैक, दूसरा होता है पंप शाफ्ट, तीसरा होता है लिफ्ट और प्लंज, चौथा होता है निडल वल्व। तो जैसा आपको हम बताए थे जो निडल वल्व होता है मेरा, क्या होता है? जो निडल वल्व होता है वो प्रेशर स्ट्रोक, जो वो एलिमेंट है जो रेगुलेट क्या करता है? प्रेशर स्ट्रोक। किसमें? डीजल इंजन में। ठीक है, तो याद रखिएगा निडल वल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में क्या बोलता है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ कंबसन इज लॉस्ट टू द जैकेट कूलिंग वाटर। तो बोलता है, देखिए आपको डायग्राम अगर हल्का फुल्का याद होगा, आपको डायग्राम हम फुली हम बताए थे। ठीक है, तो एक यहाँ पे जैकेट होता है, वाटर जैकेट बना होता है। ठीक है, वाटर जैकेट बना होता है जो कूलिंग के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट हीट को वो मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लगभग ऑलमोस्ट वो 25%, ठीक है, ऑलमोस्ट 25% हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है इन इंटरनल कंबसन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड फॉर। जो IC होता है इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है, तो उसमें MPFI का क्या मतलब है, चाहे क्या फुल फॉर्म है बताइए? तो इसका पहला ऑप्शन है मल्टी प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन, दूसरा है मल्टी पॉइंट फायर इग्निशन, तीसरा ऑप्शन है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, चौथा ऑप्शन है मल्टी प्रेशर फायर इग्निशन। तो इसका आंसर होगा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, कौन सा होगा? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है 71। क्या पूछता है? जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का किसके कंपैरिजन में, पेट्रोल के कंपैरिजन में किसका ज़्यादा होता है, ये आपसे बताइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम आपको रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक
ठीक है। जो सेल्फ इग्निशन, अभी बहुत लेक्चर में बता भी चुके हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान सुने होंगे तो आप बता सकते हैं इसका जवाब। जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है डीजल का पेट्रोल की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है या कम होता है, ये बताइए। सेम तो नहीं होता है, ठीक है, तो ज़्यादा होता है या कम होता है, चलिए बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए इंटरेस्टेड हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, क्या बोलता है, यूजिंग लुब्रिकेंट ऑन इंजन पार्ट इज एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग। क्या बोलता है, जो लुब्रिकेंट हम यूज करते हैं इंजन के पार्ट में, क्यों करते हैं, क्या रिड्यूस करने के लिए, पहला मोशन को, दूसरा फोर्स को, तीसरा एक्सीलरेशन को, चौथा फ्रिक्शन को। तो क्या रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं, तो याद रखिएगा जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला पार्ट में, अगला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 73 है। क्या बोलता है कि विच इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो क्या बोलता है, कौन ऐसा पार्ट नहीं है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का, पहला कंडेंसर, दूसरा बैटरी, तीसरा इंडक्शन कॉइल, चौथा सर्किट ब्रेक्स। तो सबसे पहले हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम बताते हैं, जो शायद हम लेक्चर में शायद नहीं कवर किए थे। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम बताते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का इग्निशन सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी, ठीक है, मतलब एक अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो प्रोवाइड करता है हमें नेसेसरी एनर्जी, जो हमें यूज होता है, सिस्टम को यूज होता है उससे प्रोवाइड करता है। और ये माउंटेड कहाँ होता है, ये माउंटेड होता है इंजन पे, ठीक है। और जितना भी रिप्लेस करता है, जितना भी जो कंपोनेंट है स्पार्क प्लग का जितना भी कंपोनेंट है उसको रिप्लेस करता है और खुद माउंटेड हो जाता है किस पे, इंजन पे माउंटेड हो जाता है, ठीक है। A magneto when rotated by the engine is capable of producing a very high, ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज। तो क्या होता है, जब जो हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या करते हैं, जो हम इंजन पे उसको हम बैठाते हैं, वो इतना हाई से स्पीड से रोटेट होता है तो उससे हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। और उसे मतलब रोटेट करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए हमें बैटरी का जरूरत नहीं होता, याद रखिए। तो इसका आंसर तो हो गया बैटरी। तो याद रखिए कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का ऐसा है जो इंजन पे खुद बैठता है, जितना भी स्पार्क प्लग हम यूज करते हैं सबको हटा दो, इंजन पे हम इसको बैठाते हैं और इतना स्पीड से रोटेट घूमता है कि उससे क्या होता है, वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता है बिना बैटरी का, इट डज नॉट नीड ए बैटरी एज ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी। चलिए तो लंबा हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लुब्रिकेशन कूलेंट। जब लुब्रिकेशन कूलेंट के जो हम लोग करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपसे पूछा है। तो पहला बोलता है इंजन कूलेंट शुड हैव हाई विस्कोसिटी होना चाहिए, कूलेंट यूजिंग ड्यूरिंग मशीनिंग शुड हैव हाई विस्कोसिटी होना चाहिए, विस्कोसिटी शुड वेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर फॉर ए गुड लुब्रिकेंट, या नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं जो हम लुब्रिकेशन करते हैं विस्कोसिटी का मतलब है होता नहीं है, हम लोग मेनली लुब्रिकेशन या कूलिंग करते हैं वो अलग अलग फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है, हीट ज़्यादा ना हो उससे, ठीक है। फिर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो मेरा विस्कोसिटी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 में क्या बोलता है, जो फ्री एसिड इन डीजल होता है, क्या फ्री एसिड इन डीजल ऑयल फॉर डीजल इन इंजन लीड्स टू, पहला प्रोडक्शन ऑफ हाई क्रोजिव गैसेस कोरोडिंग टू द सिलेंडर वॉल एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन एक्सेसिव इंजन वेयर, तीसरा ऑप्शन है डैमेजिंग ऑफ बोथ द स्टोरेज टैंक एंड द इंजन, चौथा ऑप्शन है डिपोजिशन ऑन इंजन पार्ट। तो बताइए जो फ्री एसिड होता है डीजल ऑयल में फॉर डीजल इंजन क्या चीज को लीड्स करता है, वो आपसे सवाल पूछा है। तो आप सारा ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, तो इसके अनुसार आप जवाब दीजिए। जैसा कि हम आपको लुब्रिकेशन का चैप्टर पढ़ाए होंगे तो याद कीजिएगा, ठीक है। लुब्रिकेशन का चैप्टर पढ़ाए हो तो लुब्रिकेशन मेनली किस किस चीज़ के लिए यूज होता है वो तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि फ्री एसिड इन डीजल ऑयल में डीजल इंजन लीड्स क्या करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डैमेजिंग ऑफ बोथ द स्टोरेज टैंक एंड द इंजन। क्या होगा, डैमेजिंग करता है बोथ स्टोरेज टैंक और द इंजन, ठीक है। अगर फ्री एसिड इन डीजल ऑयल में यूज करिएगा तो आपको स्टोरेज टैंक और इंजन दोनों को डैमेज कर देगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, आज मेरा स्टार्ट होता है सुपर चार्जिंग इंजन टेस्टिंग और इमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, तो बोलता है सुपर चार्जिंग
किस चीज़ का प्रोसेस होता है बताइए। तो पहला ऑप्शन है सप्लाइंग द इनटेक ऑफ इंजन विथ एयर एट ए डेंसिटी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमोस्फेयर। बोलता है कि इंजन को हम एयर जो सप्लाई करते हैं उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है बाहर का एटमोस्फेयर से। दूसरा ऑप्शन बोलता है प्रोवाइडिंग फोर्स्ड कूलिंग एयर। तीसरा ऑप्शन इंजेक्टिंग एक्सेस फ्यूल फॉर द राइजिंग मोर लोड। चौथा ऑप्शन बोलता है सप्लाइंग कंप्रेस्ड एयर टू रिमूव। बताइए। तो जितना आपको हम बताए होंगे अगर याद होगा, सुपर चार्जिंग का मेनली मतलब यही होता है कि जो एयर को हम इनटेक करते हैं, ठीक है, जो भी डीजल साइकिल में जो भी एयर को हम इनटेक करते हैं उसका डेंसिटी को वो बढ़ा दे, ठीक है, बढ़ा दे किसके कंपेरिजन में, बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। आपसे पूछता है जो इंडिकेटेड पावर ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू। तो इंडिकेटेड पावर होता है जो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है प्लेन, दूसरा ऑप्शन 2 प्लेन, तीसरा ऑप्शन है प्लेन बाय 2, चौथा ऑप्शन है 4 प्लेन। तो बताइए 77 में आपसे पूछता है जो इंडिकेटेड पावर होता है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए वो कितना होता है। तो इसको जानने के लिए आपको हम बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, ठीक है, हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि एक 4 स्ट्रोक, याद रखें 4 स्ट्रोक साइकिल की बात कर रहे हैं। अगर हम एक साइकिल करते तो एक साइकिल में कितना रोटेशन होता है, 2 रोटेशन होता है। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 4 स्ट्रोक में मतलब 4 स्ट्रोक में 180 का 4 बार होता है, आपको पता है ना, ठीक है। तो इसमें 1 साइकिल हम लोग करते हैं इक्वल टू होता है 2 रोटेशन, ठीक है, मतलब 2 रोटेशन करता है तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो अब बताइए कि 2 रोटेशन का क्या मतलब, 2 रोटेशन का मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट, मान लीजिए कि 2 रोटेशन किया, ठीक है। आप बस आप इमेजिन कीजिए ये डायग्राम सिंपल, ये पिस्टन है, यहाँ से क्रेंक कनेक्ट है, ठीक है। आप इमेजिन बस ये डायग्राम कीजिए कि जब 2 रोटेशन हो रहा है तो ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट हुआ। तो बताइए तो 1 रोटेशन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट बाय 2, ठीक है। 1 रोटेशन हो गया वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट बाय 2। अब मान लीजिए कि n रोटेशन हो रहा है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला क्या होता है। इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला होता है P मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रखिए इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये होता है इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर क्या हो गया, तो पहला हुआ P मीन इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया Vs इंटू एन बाई टू, Vs इंटू एन बाई टू। अब Vs क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। तो इंडिकेटेड पावर आपका क्या आ गया, इंडिकेटेड पावर आपका हो गया PLN बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस तरह कि मेरे पास उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसीलिए आपको अच्छा से हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, नहीं तो आपको हम जो अपना नोट्स बनाए वो नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। मेरे पास छोटा सा मोबाइल है उसी में हम कोशिश करें समझाने का, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में क्या बोलता है, जो मोड टेस्ट इज यूज फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। तो बोलता है जो मोड टेस्ट हम यूज करते हैं मल्टी सिलेंडर स्पार्क में इग्निशन इंजन क्या चीज डिटरमाइन करने में करते हैं, थर्मल इफिशिएंसी के लिए करते हैं, मैकेनिकल इफिशिएंसी करते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी करते हैं, या रिलेटिव इफिशिएंसी करते हैं। तो आपको बात को याद रखना होगा जो मोड टेस्ट हम करते हैं वो क्या चीज के लिए करते हैं, तो 2 चीज के लिए करते हैं। एक होता है इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए होता है और दूसरा फ्रिक्शन निकालने के लिए होता है, ठीक है। इसी के लिए हम मोहर टेस्ट अप्लाई करते हैं और ये दोनों का मतलब हो गया मैकेनिकल इफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल इफिशिएंसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ड गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर यूजिंग फ्रेश चार्ज इज कॉल्ड। तो क्या बोलता है, जो भी बर्न्ड गैस जो जला हुआ गैस होता है
उसे हम चैम्बर से, कंबसन चैम्बर से निकालने के लिए जो निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं, डेटोनेशन बोलते हैं, सुपरचार्जिंग बोलते हैं या स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो इससे जितने भी पार्ट हम बताए हैं सारा में क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो स्कैवेंजिंग का मतलब ही होता है जो बर्न्ड गैस होता है उसको बाहर निकालना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? सेम क्वेश्चन पूछा है कि मोर टेस्ट इज कंडक्टर मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजन। क्या चीज फाइंड करने के लिए? इंडिकेटेड पावर, स्ट्रोक लेंथ, इमिशन परफॉर्मेंस, कंप्रेशन रेशियो। तो अभी आपको बताए थे मोर टेस्ट हम यूज करते हैं इंडिकेटेड पावर के लिए और फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, फ्रिक्शनल पावर होता है वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मोर टेस्ट इज कंडक्टेड हो, तो मोर टेस्ट किस में कंडक्ट करते हैं? वर्टिकल इंजन में, हॉरिजॉन्टल इंजन में, सिंगल सिलेंडर इंजन में या मल्टी सिलेंडर इंजन में? तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि मल्टी सिलेंडर इंजन में हम मोर टेस्ट शॉर्ट यूज करते हैं। क्वेश्चन 82 में क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट अ डेंसिटी मोर देन द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो आपसे सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि जब हम वो प्रोसेस बताना है जो हम इनटेक एयर को इंजन में डालते हैं कब उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर का जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्कैवेंजिंग, दूसरा डेटोनेशन, तीसरा है सुपरचार्जिंग, तो पॉलीमराइजेशन। तो आपको हम बता चुके हैं 82 का सी। सुपरचार्जिंग का मतलब ही होता है कि डीजल साइकिल में जो हम हवा लेते हैं उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मेरा कौन सा है? 83। तो क्या बोलता है? द साइलेंसर ऑफ आईसी इंजन। ठीक है, द साइलेंसर ऑफ एन आईसी इंजन। तो जो आईसी इंजन में साइलेंसर होता है उसका यूज क्या होता है? रिड्यूस नॉइज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के लिए। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के लिए। या चौथा ऑप्शन है हैज नो इफेक्ट ऑन इफिशियंसी। तो आपको पता है कि जो साइलेंसर होता है मेनली दो काम के लिए होता है। पहला, वो नॉइस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और दूसरा, जो एयर जो हम बाहर जो भी बर्न गैस निकल रहा है, ठीक है, उसमें हार्मफुल इफेक्ट भी आता है। तो जितने भी हार्मफुल गैसेस है उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वो हार्मफुल गैस को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, तो मेनली साइलेंसर का दो काम है। तो ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है, देख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में। तो आपसे पूछता है फॉर ए 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर फॉर इवेन्यू ऑफ टॉर्क इज। तो फायरिंग ऑर्डर बताना है 4 सिलेंडर इंजन का। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है 1 3 2 4, सी ऑप्शन है 1 4 3 2, चौथा ऑप्शन है 1 3 4 2। आपको हम फायरिंग ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट हम डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, तो फायरिंग ऑर्डर का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें आप बताइए। याद रखिएगा, आपको हम 4 सिलेंडर इंजन का और 2 सिलेंडर इंजन का, हम दोनों का आपको हम पूरा डिटेलिंग में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1342। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85। क्या बोलता है? द इंडिकेटर ऑन ए इंजन इज यूज टू डिटरमाइन। जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं इंजन पे वो क्या चीज डिटरमाइन करने के लिए होता है? पहला IHP एंड MCP, दूसरा ऑप्शन है BHP, तीसरा ऑप्शन है स्पीड, चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर। तो बताइए, जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं इंजन में वो क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है? ठीक है, वो डिटरमाइन करने के लिए होता है इंडिकेटेड पावर। ठीक है, क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है? इंडिकेटर पावर को हम डिटरमाइन करने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 86 में। 86 में क्या बोलता है कि टू स्ट्रोक इंजन आर यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली इन टू व्हीलर ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन। तो क्या बोलता है? दो स्ट्रोक इंजन है, हम मोर ज़्यादा यूज करते हैं टू व्हीलर में। क्यों हम दो टू व्हीलर ज़्यादा यूज करते हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो पहला बोलता है एग्जॉस्ट जो होता है वो लेस होता है, दूसरा पूछता है कि हायर थर्मल एफिशिएंसी होता है, तीसरा बोलता है हायर पावर टू वेट रेशियो होता है, चौथा ऑप्शन बोलता है लेस फ्रिक्शन। याद रखिए, टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में जो आपको डिफरेंस बताएं तो आपको बताएं थे टू स्ट्रोक क्या होता है? लेस वेट होता है। 4 स्ट्रोक में क्या होता है? हैवी वेट होता है। हैवी वेट व्हीकल्स में लगाते हैं। ठीक है, तो टू स्ट्रोक मेनली क्यों हम टू व्हीलर में यूज करते हैं? क्योंकि लेस वेट का होता है। ठीक है, लेस वेट होने के कारण हम, तो हो गया हायर पावर टू वेट रेशियो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में क्या बोलता है? The output of a diesel engine can be increased without increasing the engine revolution और size of flaring। तो क्या बोलता है? जो आउटपुट ऑफ डीजल इंजन है, ठीक है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं बिना
इंजन को इंजन का साइज को बढ़ाए हुए। तो क्या क्या ऑप्शन है जो बढ़ा सकता है तुम डीजल इंजन का आउटपुट? पहला ऑप्शन बोलता है बाय फीडिंग मोर फ्यूल, ज़्यादा फ्यूल दे के। दूसरा ऑप्शन बोलता है बाय इंक्रीजिंग फ्लाईव्हील साइज, जो बोलता है जो फ्लाईव्हील का साइज होता है उसको बढ़ा के। बाय हिटिंग इनकमिंग एयर, जो इनकमिंग एयर आता है उसको हिट करके। चौथा ऑप्शन बोलता है बाय सुपर चार्जिंग, तो हम सुपर चार्जिंग के द्वारा हम इसे मतलब जो आउटपुट डीजल है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम सुपर चार्जिंग का तो पहले ही हम क्या किस्सा सुना चुके हैं। सुपर चार्जिंग का मेनली मतलब ये होता है कि हम उसे जो भी इनटेक एयर लेते हैं उसका डेंसिटी को क्या एटमॉस्फेयर का डेंसिटी से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो बाय सुपर चार्जिंग इसका आंसर आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे तो हम सुपर चार्जिंग तो एक बार फिर आपको हम एक बार रिवाइज करवाते हैं कि सुपर चार्जर इज ए एयर कंप्रेसर। क्या करता है, एक एयर कंप्रेसर है जो इंक्रीज कर देता है प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ एयर का इंक्रीज कर देता है। ठीक है, किसमें, जब इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है वो दिस गिव्स ईच इनटेक साइकिल ऑफ द इंजन मोर ऑक्सीजन। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो ज़्यादा जल्दी जलेगा। ठीक है, मेनली देखिए हमको पता है कि बर्न करने का हमको अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी बाय सुपर चार्जिंग। चलिए आपका आज का लेक्चर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 87। तो आईसी इंजन का हम एसएससी जेईई में जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप आज हम सारा कंप्लीट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए प्लीज आप बताएं। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपको छोड़ के रखे हैं। ठीक है, जो अब न्यूमेरिकल है जिसमें मतलब थोड़ा सॉल्विंग करने वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा बताने में मेरा मोबाइल में दिक्कत हो रहा है। उसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में कोशिश करेंगे हम डाल दें और इजी मेथड में आपको हम बता दें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर करें, हमें बताएं। हम अपने पढ़ाने तरीका और अच्छे करना चाहें तो आप अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट करें। ठीक है, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल लवर्स। धन्यवाद।